So hey hi guys, lecture number 5 AFM चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। अभी तक हम लोग सीखे हैं कि हाउ टू वैल्यू अ सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी का एक्चुअल वैल्यू कैसे है, कैसे निकालें, वो हम लोग सीखे हैं। सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स या डिबेंचर का तो नहीं सीखा, अभी इक्विटी शेयर्स का सीखे। इक्विटी शेयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी। तो उसका एक्चुअल वैल्यू कैसे है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो सीखे हैं। करेक्ट करेक्ट। क्यों सीखे हैं भाई? भले ही तुम इंटरनेट पे जाके देख सकते हो कि हाँ भाई फेयर वैल्यू क्या है, लेकिन फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू है और शेयर का दाम तो मार्केट प्राइस से चलता है, मार्केट डिमांड सप्लाई उससे चलता है। उसका एक्चुअल क्या वैल्यू है वो कैसे पता करते हैं, वही हम लोग सीखे हैं। जिसको कहते हैं, जो फॉर्मूला जिसे सीखे हैं उसको कहते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि हम लोग चेक करते थे कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है इसको, और डिविडेंड कितना मिलने वाला है में आता है कि डिविडेंड हर वक्त कांस्टेंट मिलेगा या फिर कुछ ग्रोथ होगा। पहले 2 साल कुछ परसेंटेज के साथ ग्रोथ, पिछले आगे का 4 साल दूसरा परसेंटेज से, या फिर हो सकता है कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट से डिविडेंड बढ़े। तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ है जिससे ग्रोथ रेट बढ़ सकता था और डिविडेंड हमको मिलता। करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड विच वी वर टू गेट, हम लोग कैलकुलेट करते थे कि इस सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी सिक्योरिटी का वैल्यू, जैसे कि इक्विटी शेयर का ही अगर बात करें, तो इक्विटी शेयर का वैल्यू करने के लिए सिर्फ डिविडेंड को हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग कोई दूसरा फैक्टर क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है जो इनकम 100 रुपया कमा रही है, डिविडेंड 1 भी रुपया नहीं दे रही है। तो अगर डिविडेंड वो नहीं देगी तब तो तुम उसका शेयर प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 दिखा दोगे, भले ही उसका इनकम 100 रुपया है। दूसरा कंपनी है जिसका इनकम सिर्फ 10 रुपया है और वो डिविडेंड पूरा 10 रुपया दे देता है, तब तो तुम उस सिक्योरिटी का वैल्यू 10 रुपया दिखा दोगे। और उसका इनकम भले ही कम है लेकिन सिक्योरिटी का इंटेंसिटी वैल्यू तुम ज़्यादा दिखा दोगे। तो ये तो एक तरीके से गलत है। हाँ भाई गलत है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सा अप्रोच यूज करते हैं। कौन सा अप्रोच मतलब क्या एक ही अप्रोच है ना डिविडेंड का? नहीं, हमारे पास एक और अप्रोच है जिससे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी का। कौन सा अप्रोच है? दूसरा दूसरा अप्रोच को कहते हैं अर्निंग बेस्ड अप्रोच। अभी जो हम लोग सीखे थे वो डिविडेंड बेस्ड अप्रोच था। अब हम लोग सीखेंगे अर्निंग बेस्ड अप्रोच से कोई भी सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। क्या? अर्निंग बेस्ड अप्रोच यूज करके कोई भी सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे हम लोग। ओके डन। अर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या होता है? अर्निंग बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी सिक्योरिटी से जो भी अर्निंग्स होने वाला है, कोई भी सिक्योरिटी से जो भी अर्निंग्स होने वाला है, उस बेसिस पे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। डिविडेंड का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि डिविडेंड भी तो एक अर्निंग ही है। करेक्ट करेक्ट। अब उसको हम समझाते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है डन। तो अर्निंग बेस्ड अप्रोच से हम, अर्निंग बेस्ड अप्रोच में 4 तरीके का मेथड है जिससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 मेथड का क्या नाम है? ईपीएस ग्रोथ अप्रोच, पीई मल्टीपल अप्रोच, गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल। 4 है, ठीक है? ईपीएस ग्रोथ मॉडल, पीई मल्टीपल अप्रोच, गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल। 4 मॉडल, 4 तरीके से हम लोग कोई भी सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अप्रोच कौन सा है? अर्निंग अप्रोच का। भले ही मेथड अलग है लेकिन अप्रोच कौन सा है? अर्निंग को देख के हम लोग अर्निंग को चेक करके अलग अलग अप्रोच से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पहला अप्रोच है ईपीएस ग्रोथ अप्रोच। ईपीएस ग्रोथ अप्रोच क्या बोलता है? ईपीएस ग्रोथ अप्रोच जो है वो तुम्हारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल जैसा है। कैसे? ईपीएस ग्रोथ अप्रोच से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताते हैं। V0 इज इक्वल टू EPS 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई ROE माइनस जी। इस सिमिलर नहीं लग रहा है तुमको D1 अपॉन के ई माइनस जी से? वही है, V0 इज इक्वल टू EPS इंटू 1 प्लस जी। जैसे कि D0 1 प्लस जी करते थे, वैसे EPS 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई ROE। के ई की जगह आया है ROE, माइनस जी वहां भी था, यहाँ भी है माइनस जी। तो इसमें क्या क्या चेंज है? वहां पे D1 आता था या D0 1 प्लस जी आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है? EPS 1 प्लस जी। EPS मतलब E0 1 प्लस जी इज इक्वल टू E1। वहां D1 आता था, यहाँ E1 आएगा। वो डिविडेंड अप्रोच था, ये अर्निंग अप्रोच है।
ठीक है, वहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था, यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ मॉडल है, तो वहाँ D1 था, यहाँ E1 आएगा। और D1 कैसे आता है, D01 प्लस जी, वैसे E1 कैसे आएगा, E01 प्लस जी। इजी इजी। वहाँ पे डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी था, यहाँ पे है डिवाइडेड बाई आर ओ ई माइनस जी। अब आर ओ ई क्यों है और E1 क्यों है डी की जगह, मेन पॉइंट है अर्निंग्स को लेके बात करना है, डिविडेंड को नहीं, वो तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अर्निंग्स का जब बात करते हैं तो ईपीएस लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड वो होता है जो हम लोग दे दिए हैं पब्लिक को। अगर हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता है, टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर 100 रुपया अगर मेरा प्रॉफिट है और हमारे पास 5 इक्विटी शेयर होल्डर है, तो हम कहेंगे कि हमारा ईपीएस 20 रुपया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड हम दे सिर्फ 2 रुपया का हर शेयर होल्डर को, भले ही अर्निंग पर शेयर 20 रुपया है, लेकिन हम सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं 2 रुपया का, तो डिविडेंड अलग है, ईपीएस अलग है। ओके, तो हम लोग E1 लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, केई की जगह हम लोग आरओई क्यों लेते हैं, हम लोग केई इसी लेते थे क्योंकि हम लोग डिविडेंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड को लेके मेरे दिमाग में डिविडेंड क्या आने वाला है, वो उससे हम चेक करते हैं कि हमको क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो केई है। वैसे ही आरओई है, आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। केई था क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि जो भी इक्विटी पे आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कितना अर्निंग कंपनी कमा रही है। हम कितना कमा रहे हैं वो उसका बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी कितना कमा रही है। हर एक शेयर पे जो जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो भी रुपया इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कंपनी कितना कमाती है। मतलब अगर हमने इन्वेस्ट किया है 100 रुपया, उस 100 रुपया से कंपनी कितना पैसा कमा पाती है वो चेक करना है। आरओई उसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से। मार्केट प्राइस पर शेयर इज द अमाउंट विच वी हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट फॉर दैट वन शेयर, करेक्ट। तो वो हमने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना अर्निंग कंपनी कमा रही है, वही है रिटर्न ऑन इक्विटी, करेक्ट। उसमें से आरओई माइनस जी कर देना है। आरओई का एक और 3 फॉर्मूला है, एक है ईटेश डिवाइडेड बाई एमपीएस, एक और है ईटेश डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, या फिर ईटेश डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। तो इससे रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई एमपीएस करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो ईपीएस ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। V0 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई ROE माइनस ग्रोथ। ओके, इसको याद करने का तरीका हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ओके, पीई मल्टीपल अप्रोच। पीई मल्टीपल अप्रोच क्या है, पीई का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज पीई, पीई इज प्रॉफिट इक्विटी पर शेयर, और व्हाट इज इट एग्जैक्टली। पीई का फॉर्मूला सोचो सोचो क्या है, हमको भी सोचना पड़ेगा, हम खुद भूल गए, 1 मिनट। ओके, पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। पी का फॉर्मूला हम लोग कैसे याद किए थे, पी ई है, ई लास्ट में आ रहा है तो ई नीचे जाएगा, ईपीएस, तो एमपीएस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू पी रेशियो। तो अगर हम बोले कि एमपीएस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो पी रेशियो से हम लोग कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, बहुत ईजी है। अगर पी रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि पी 10 है, हमको पता है कि पी 10 है, तो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, करेक्ट। पी हमको पता है 10 है, ईपीएस दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एमपीएस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। जब एमपीएस निकल गया तो उसी को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं। तो पी मल्टीपल अप्रोच बोलता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर विल बी पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। ये वाला जो अप्रोच है बहुत बेकार अप्रोच है, बहुत रेयरली कोई यूज़ करता है, लेकिन तब भी दिया हुआ है तो सीखने के तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ नया था नहीं, पी अप्रोच से तो तुम एमपीएस निकाल ही सकते हो, तो तुमको पता ही है। डन डन। तीसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल। याद करो, इंटरमीडिएट में हम लोग एफएम में पढ़ते हैं कि गॉर्डन मॉडल नाम का भी एक चीज़ होता है, करेक्ट करेक्ट। तो गॉर्डन मॉडल से हम लोग क्या निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। हम लोग हर बार क्या निकाल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर।
इससे अभी अर्निंग मॉडल से पहले हम लोग पढ़ते थे कि डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड मॉडल से हम लोग निकालना सीखे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी सीख रहे हैं कि अर्निंग से कैसे निकाले हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, किसका, सिक्योरिटी का। अभी क्यों डिस्कस की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पे, ठीक है। तो गॉर्डन मॉडल से हम लोग कैसे निकाले ईपीएस इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत ईजी है। ये भी किसके ऊपर बेस है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या था, D1/KE-G। तो गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है, एग्जैक्टली वही बोलता है, D1/KE-G। अबे जब सेम ही अब फॉर्मूला है तो गॉर्डन मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्यों बोल रहे हो तुम, बताते हैं। गॉर्डन मॉडल सीधा नहीं बोलता है कि D1/KE-G, ये बात को चेंज कर दिया है। क्या, ये क्या बोलता है, V0 = EPS मल्टीप्लाइड बाई 1 - B डिवाइडेड बाई KE - BR। ऊपर D1 की जगह क्या बोलता है, EPS × 1 - B, और नीचे G की जगह बोलता है BR। भाई B क्या है और R क्या है, B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो और R होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ठीक है। अगर B रिटेंशन रेशियो है, अगर 100 में से अगर जो भी रिटेन किया हम माइनस कर देंगे तो क्या पता चलेगा, अगर हम रिटेन किए 20 रुपया और टोटल था 100 रुपया, तो 100 में से अगर 20 रिटेन किए हैं तो हम कितना डिस्पर्स कर दिए, 80 रुपया, करेक्ट। तो अगर 1 में से अगर रिटेंशन रेशियो माइनस कर रहे हैं तो क्या आता है, हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 में से रिटेंशन रेशियो जाएगा तो क्या आएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर डिविडेंड पर शेयर से या डिविडेंड पे आउट रेशियो से, नॉट डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो क्या आएगा, तो आएगा डिविडेंड। अगर अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो से तो क्या आएगा, डिविडेंड ही तो आएगा। 100 रुपया हमको अर्निंग था एक शेयर पे, और हर शेयर पे मेरा पे आउट रेशियो क्या है, 5%, तो 100 × 5% करेंगे तो 5 रुपये डिविडेंड आ जाएगा। तो D1 आ तो गया, इजी। तो EPS × 1 - B क्या है, D1, अंडरस्टूड। नीचे KE - BR है, तो KE तो पता है, BR क्यों किया है, B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, R क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो KE - G की जगह KE - BR क्यों किया है, भाई रिटेंशन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी से तो ग्रोथ ही तो आएगा। कैसे भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज द अर्निंग विच द कंपनी गेट्स अपॉन आर इन्वेस्टमेंट। अभी तो समझा था रिटर्न ऑन इक्विटी कि ETS डिवाइडेड बाई MPS, ओके। तो जो भी अर्निंग कंपनी को मिलने वाला है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। तो अगर कंपनी को, अगर हम इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपये एक शेयर में, और उस 100 रुपये पे कंपनी 500 रुपये कमा रही है और 500 रुपये हमको दे नहीं रही है, वो पूरा रिटेन कर ले रही है, या फिर 500 रुपये में से उसका रिटेंशन रेशियो 50%, तो 500 में से 50% अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना रुपया रख रहा है, 250 रुपये रख रहा है। वो 250 रुपये जो रखा है वो अपने पास खाने के तो नहीं रखा है, वो कंपनी में लगाएगा जिससे ग्रोथ होगा। तो अगर रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तुम रिटर्न ऑन इक्विटी से तो ग्रोथ ही तो आएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला D1/KE - G ही है, लेकिन जिसका नया फॉर्मेट है, दैट इज EPS × 1 - B डिवाइडेड बाई KE - BR। डन, अंडरस्टूड। इसको याद कैसे करना है वही बताएंगे, लेकिन अभी लास्ट में। अब आता है चौथा लास्ट मॉडल कि जिससे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, बट अप्रोच कौन सा, अर्निंग से। लास्ट मॉडल क्या है, वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, वॉल्टर मॉडल बहुत कुछ बोलता है जो हमको क्लैरिटी ठीक से नहीं है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, रिटेंशन रेशियो अपॉन KE डिवाइडेड बाई KE। तुम इसका फॉर्मूला देख लेना। अर्निंग पर शेयर में से अगर डिविडेंड पर शेयर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, रिटेंशन रेशियो, कि कितना रिटेन कर रहे हैं पर शेयर, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन अर्निंग पर शेयर 100 रुपया, डिविडेंड पर शेयर 40 रुपया, तो 60 रुपया रिटेन किए, 60 रुपया को मल्टीप्लाई करना है रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाई KE से, तो कुछ आंसर आएगा, उसको प्लस करना है डिविडेंड पर शेयर से, डिवाइडेड बाई KE से करना है। ऐसे करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। यह है वॉल्टर मॉडल। इसका एक्चुअल कैसे मीनिंग निकलता है आई डोंट नो, ओके डन। तो 4 मॉडल सीख गए जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कोई भी सिक्योरिटी का, लेकिन ये डिफरेंट मेथड है, लेकिन अप्रोच कौन सा है, अर्निंग का अप्रोच है, ठीक है, ओके। अब लास्ट आ गया है, तो इसको याद कैसे करेंगे, किसका फॉर्मूला क्या है, इजी है। पहला अप्रोच
पी मल्टीपल अप्रोच से तो पता है कि पी का बात है। ईपीएस ग्रोथ अप्रोच को कैसे याद करें भाई? ईपीएस ग्रोथ अप्रोच है, जहां भी ग्रोथ लिखेगा ना तो याद कर देना कि जो डिविडेंड का मेथड था ना, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या है? D1/K-G। अगर इससे पहले लेक्चर में नहीं बोले थे तो अब समझ लो भाई, हम हर वक्त वो वाला मेथड का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ D1 फॉर्मूला बता रहे थे। उस फॉर्मूला का नाम है डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो जब भी अर्निंग में अगर कुछ बोल रहा है तुमको कि ग्रोथ मॉडल को लेके, जैसे ईपीएस ग्रोथ मॉडल, तो सीधा दिमाग में होना चाहिए कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का बात कर रहा है। लेकिन यहाँ तो ईपीएस ग्रोथ मॉडल है, तो बस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को ईपीएस ग्रोथ मॉडल पे ले आना। ईपीएस ग्रोथ मॉडल क्या था? ईपीएस इंटू 1+G डिवाइडेड बाई K-E-G, ROE-G, ईपीएस के टर्म्स में। पी मल्टीपल तुम समझ गया कैसे याद करना है, क्योंकि पी मल्टीपल नाम ही है पी। तीसरा है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन स्टार्ट होता है जी से, तो इसको भी तुम कनेक्ट करना किसके साथ? ग्रोथ मॉडल के साथ। वहाँ पे भी वही था D1/K-G, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इंटर में एफएम पढ़े थे तो उसमें BR और ये सब सर सिखाए थे, तो गॉर्डन मॉडल में यही करा देना, ईपीएस इंटू 1-B, और वो अलग कर देना डिवाइडेड बाई Ke-BR। और ईपीएस ग्रोथ मॉडल में उस टाइम याद रखना कि ये तो गॉर्डन हम लोग नहीं सीखे थे एफएम में, तो फाइनल में जो सीखे हैं क्या? ईपीएस इंटू 1+G डिवाइडेड बाई ROE-G, बस डन। और फोर्थ जो मॉडल है वॉल्टर मॉडल, उसको याद करने का कोई तरीका हमको नहीं है, बस उसको कह सकते हैं वॉल्टर मॉडल एक अल्टर मॉडल है। ऑल्टर नहीं, अल्टर मॉडल है ये, बिहारी लैंग्वेज, अल्टर मॉडल है, जो मेरे समझ नहीं आया है, इसलिए जहाँ पे वॉल्टर बोल दिया समझ लेना वो अल्टर है। और अल्टर में क्या लगता है? जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था? DPS पर शेयर प्लस EPS माइनस DPS इंटू R डिवाइडेड बाई KE, टोटल KE। ओके डन। इसके ऊपर पी मल्टीपल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ खास है, हम एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ खास होगा देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी वोंट डिस्कस। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 23? 23 is not very much खास, just a minute, I'll check once. सो क्वेश्चन 23 में थोड़ा सा एक चीज़ सीखने का है, वो बताते रहे। क्वेश्चन 23 में जो पहला पार्ट है, कैलकुलेट पीवी ऑफ द स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड, वो तो डिविडेंड बेस्ड अप्रोच से तुम निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है D0, KE और G दिया हुआ है, तो नॉर्मल डिविडेंड बेस्ड अप्रोच से निकालो। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो यूजिंग पी मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ मॉडल। ये दो अप्रोच से तुमको निकालना है। तो ये नया चीज़ है, जहाँ ये नया चीज़ है जहाँ पे आप अर्निंग के बेसिस पे आपको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो पहले अर्निंग ग्रोथ मॉडल से बनाएंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सब सारा डेटा अर्निंग ग्रोथ मॉडल का पहले से दिया हुआ है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल क्या है? ग्रोथ बोल दिया तो इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ले जाओ, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला EPS इंटू 1-B नहीं होगा, क्योंकि तो गॉर्डन का है। इधर तुम्हारे दिमाग में गॉर्डन मॉडल में 1-B ये सब आता है, तो वो गॉर्डन मॉडल है। EPS ग्रोथ मॉडल क्या था? EPS D1 की जगह E1 डिवाइडेड बाई KE-G की जगह ROE-G, तो E1/ROE-G। हमको E1 चाहिए पहले। E1 कैसे लाएंगे? E0 दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है, तो उससे E1 आ जाएगा। और नीचे ROE-G चाहिए, ROE दिया हुआ है, G दिया हुआ है, आंसर आ गया। तो तुम्हारा आंसर आएगा इंटेंसिव वैल्यू 32.78। ओके डन। अब हमको निकालना है पी मल्टीपल अप्रोच। यहाँ थोड़ा सा चेंज है जिसकी वजह से हम तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। पी मल्टीपल अप्रोच से हम इंटेंसिव वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो क्या, पी मल्टीपल अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? PE इंटू EPS करोगे तो तुम्हारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, दैट वी विल टेक एज इंटेंसिक वैल्यू। करेक्ट। PE रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है। EPS दिया हुआ है, हाँ 2.25 दिया हुआ है। हमको मार्केट प्राइस ढूंढना है। हम मार्केट प्राइस कैसे ढूंढे? अब दिमाग खराब होगा। मार्केट प्राइस तुम बोलोगे कि 35 रुपया दिया हुआ है, वही ले लेते हैं। इफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एट प्राइस 35, तो तुम उसको मार्केट प्राइस मत लेना, दैट इज नॉट मार्केट प्राइस। तुमको मार्केट प्राइस ढूंढना होगा। मार्केट प्राइस कैसे ढूंढे? देखो ROE है, ROE का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? इतेश डिवाइडेड बाई MPS या बुक वैल्यू या फिर नेटवर्थ। तो क्या इतेश कहीं दिया हुआ है? इतेश नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतेश बाय बुक वैल्यू होता है। इतेश डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस होता है पर शेयर। इतेश डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं होगा, वो होगा EPS डिवाइडेड बाय MPS, अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। वही चीज तो है इतेश बाय मार्केट प्राइस। करेक्ट। वैसे इतेश डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू होता था, या फिर EPS अपन बुक वैल्यू पर शेयर।
पर शेयर में आएगा तो ईपीएस अपन एमपीएस हो जाएगा। तो ईपीएस तो दिया हुआ है और तुम्हारे पास आरओई भी दिया हुआ है, तब तो तुम एमपीएस निकाल सकते हो। तो आरओई इज इक्वल टू ईपीएस अपन एमपीएस करोगे तो आरओई और उसमें जब रिलेशन बैठाओगे तो एमपीएस का वैल्यू 25 आ जाएगा। तुम्हारे पास एमपीएस आ गया। अब जब तुम्हारे पास एमपीएस आ गया तो पी रेशियो पी मल्टीपल अप्रोच से तुम मार्केट प्राइस कैसे क्या बोलते हैं पी अप्रोच से तुम निकाल सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पी अप्रोच से कैसे निकलता है? पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। पी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस है। पी का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाद में है तो एमपीएस अपन ईपीएस। एमपीएस 25, ईपीएस 2.25, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 10 का रेशियो आ जाएगा समथिंग। तो पीई 10 है, ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.25 से तो तुम्हारा 22.5 का समथिंग अति आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन बन गया। डन 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 डन। अब तुम एक चीज़ में कंफ्यूज दो चीज़ में कंफ्यूज करता। पहला तो एक मार्केट प्राइस तुम 35 ले लेता, वो लेना नहीं है। दूसरा जो है वो है कि तुम बोलोगे कि ईपीएस हम 2.25 क्यों लें, वो तो E0 है, E1 लेना होगा। नहीं ब्रो, जो एक्चुअल है वो तुमको लेना होगा। ठीक है, बस प्लीज़ याद रखना इसको। डन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है तुम्हारा वॉल्टर मॉडल के लिए। उसमें कुछ खास है, देखें। वैल्यू ऑफ पर शेयर दिस, आरओई कैलकुलेशन, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। बहुत ईजी है। ठीक है, 24 क्या है? 24 में क्या बोलता है कि कंपनी का बीवीपीएस दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर क्यों दिया है? रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए। दिमाग में होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस अपन बीवीपीएस। तो बीवीपीएस देखो दे दिया है, आगे देखो क्या देता है। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी केई 15%, रिटेंशन रेशियो 60%। अब रिटेंशन रेशियो तुमको दे दिया है, तब तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बी। अब गॉर्डन मॉडल भी तुमको दिख रहा है और ईपीएस ग्रोथ मॉडल का भी डेटा दिया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। अच्छा, आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी तुम्हारा केई नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई है, 15% आरओई है। बीवीपीएस 137 है, मतलब इसे तुम निकाल सकते हो क्या? इसे तुम ईपीएस निकाल सकते हो। ईपीएस निकालने का डेटा दे दिया है। केई तुमको 18% दे दिया है, बी तुमको 60% दे दिया है। कंप्यूट द प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या था? D1 अपन केई माइनस जी। तो यहाँ पे D1 कहीं दिया हुआ है? डिविडेंड का कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है, वो तुमको निकालना होगा। केई दिया हुआ है तुमको, और ग्रोथ रेट कहाँ दिया है? ग्रोथ रेट कहाँ है? ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ निकालने के लिए। तो पहले डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का बात करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जानने से पहले सीखो कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ क्यों करते हैं। पता है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है? D1 अपन केई माइनस जी। करेक्ट। D1 नहीं दिया हुआ है। D1 क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकालते हैं हम लोग? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस हमारे पास है? नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशियो है? नहीं है। तो पहले ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस निकालने के लिए क्या तुमको बोलते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 15% और तुमको बीवीपीएस दिया हुआ है। आरओई इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन बीवीपीएस होता है। करेक्ट। तो 137 को 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ईपीएस आ जाएगा। करेक्ट, ईपीएस आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ईपीएस क्यों ढूंढ रहे थे हम लोग? ईपीएस इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि हमको डिविडेंड ढूंढना था। D1 कैसे निकलता है? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रिटेंशन रेशियो। अगर 100 माइनस रिटेंशन रेशियो करेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। करेक्ट। तो 60% डिविडेंड रिटेंशन रेशियो है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। ईपीएस तुम अभी निकाल दिया 137.8 इंटू 15 करके, तो ईपीएस आ गया। और डिविडेंड तुम कैसे निकाला? ईपीएस आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ईपीएस आया था 20.67 और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो तुम्हारा डिविडेंड D1 कितना आ गया? 8.27। 20.67 को मल्टीप्लाई करोगे 40% से तो आएगा डिविडेंड पर शेयर D1 दैट इज 8.27, तो D1 आ गया। केई तुमको दिया हुआ है, ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है। ग्रोथ रेट कैसे निकाले? अभी हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे रिटेंशन रेशियो से तो हमारा ग्रोथ रेट आ जाएगा। करेक्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 15%, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 60%, 50% जो 60% करोगे तो तुम्हारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9%। डन। तब D1 भी आ गया, केई भी आ गया, जी भी आ गया। आंसर दे दो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। डन डन। दूसरा है वॉल्टर मॉडल।
वॉल्टर मॉडल क्या है? अल्टर मॉडल। अल्टर मॉडल क्या, जो हमको समझ नहीं आता है। समझ क्या था फॉर्मूला? डीपीएस प्लस ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, आर दैट इज रिटेंशन रेशियो, नहीं, आर इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन के ई डिवाइडेड बाई आपका क्या उसको कहते हैं, के ई। ठीक है, एक चीज दिमाग में है, डीपीए ईपीएस माइनस डीपीएस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा रिटेंशन अमाउंट। रिटेंशन अमाउंट को अगर रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिटेंशन इंटू रिटर्न इक्विटी से करोगे तो ग्रोथ आ जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहा है, डीपीएस प्लस ग्रोथ अपॉन के ई डिवाइडेड बाई के ई। तो तुमको डीपीएस चाहिए, डी1 निकाल दिए, ईपीएस चाहिए वो भी निकाल दिए, जो आर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी वो दिया हुआ है, के ई दिया हुआ है। अल्टर मॉडल से दैट इज वॉल्टर मॉडल से निकल गया आंसर। इजी इजी डन। अब हम लोग एक और लास्ट अप्रोच है जिससे हम लोग कोई भी सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। लेकिन कौन सा अप्रोच है? अर्निंग्स का। मेथड नंबर 5, अप्रोच अर्निंग्स। कौन सा चीज का मेथड है और किस लिए अप्रोच है? टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ओके। फिफ्थ अप्रोच का नाम क्या है? फिफ्थ अप्रोच का नाम है यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। क्या नाम है अप्रोच का? यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच बहुत रेयर है। हम स्टार्टिंग में क्या बोलते थे कि सिर्फ 4 अप्रोच है, 4 मेथड है जिससे हम लोग अर्निंग अप्रोच से इंटेंसिव वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये 5वां अप्रोच कैसे आ गया भाई? ये 5वां हम इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि ये बहुत रेयर अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको यूज़ नहीं करता है, लोग इसको यूज़ करता है। रेयर इसलिए क्योंकि आईसीएआई के एग्जाम में इसको एक ही बार पूछा गया और हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको छोड़ दोगे, कोई हालत में नहीं। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज। हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन रिपीट करे, तो उस क्वेश्चन को समझो ना समझो, लेकिन वो तुमको अच्छा से याद हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, पेस्ट कर देना जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, बस। तो बहुत अच्छा से इसको याद कर लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, रेयर है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत करना। डन। इस अप्रोच का नाम क्या है? फिर से बोलते हैं, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग शेयर के ऊपर जो यील्ड आ रहा है ना, जो अर्निंग आ रहा है, उससे हम लोग देखेंगे कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? यील्ड ऑन शेयर अप्रोच का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालते हैं, V0 इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑन शेयर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। जो हमारा एक्चुअल यील्ड है उसको अगर डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड यील्ड, हमको एक्चुअल यील्ड है 50 रुपया, हम एक्सपेक्ट किए थे 100 रुपया, तो इंट्रिंसिक, एक सेकेंड रुको, सॉरी, हम आधा फॉर्मूला बोले। पूरा फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, तब निकल जाएगा तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब तुमको इसका अति लैंग्वेज समझाते हैं। हमारा एक्चुअल में हमारे पास आया है 20 रुपया, हम एक्सपेक्ट किए थे कि 40 रुपया आएगा, तो 20/40 को मल्टीप्लाई करोगे तुम जितना उस शेयर के ऊपर पेड अप वैल्यू है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया का पेड अप वैल्यू था, तो 20/40 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 50 रुपया। तो एक्चुअल में उस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 50 रुपया। हम चाहते हैं कि आए हमको 40, आया 20 रुपया, तो हम उसको 100 रुपया क्यों दिए? उसका वैल्यू 100 रुपया नहीं है, उसका वैल्यू हो गया 50 रुपया। तो ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। कौन सा अप्रोच से? यील्ड ऑन शेयर अप्रोच से। तो यील्ड ऑन शेयर अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय पेड वैल्यू ऑन शेयर। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना है कि जो एक्चुअल यील्ड और जो एक्सपेक्टेड यील्ड है उसको परसेंटेज में लेना है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे लेंगे भाई? तुम बोला कि 20 रुपया एक्चुअल था और ये, तो उसको परसेंटेज में कैसे लेंगे बताते हैं। एक्चुअल यील्ड कैसे निकालोगे भाई? जो यील्ड आ रहा है, लेकिन यील्ड क्या होता है बता रहे हैं। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा और वो परसेंटेज में दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं परसेंटेज में दिया होगा तो तुमको बोलेगा यील्ड ऑन इक्विटी शेयर इतना है, इतना अमाउंट, और तुमको दिया होगा शेयर कैपिटल, तो जो भी यील्ड है, यील्ड क्या है वो नहीं बताएगा, सीधा अमाउंट दे देगा। तो यील्ड ऑन शेयर कैपिटल देगा, उसको डिवाइड कर देना शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अपने आप तुमको जो एक्चुअल यील्ड है उसका तुमको परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ओके।
एक्चुअल यील्ड का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? यील्ड ऑन इक्विटी शेयर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इंटू 100 करोगे तो एक्चुअल यील्ड का परसेंटेज आ जाएगा। एक्सपेक्टेड यील्ड का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा एक्सपेक्टेड यील्ड का परसेंटेज, लेकिन कैसे ढूंढेंगे उसको बताते हैं। एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होगा कि हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे हम ढूंढें। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन तब आता है जब हम कंपेयर करते हैं, करेक्ट। तो जब हम कंपेयर करेंगे कि भाई वो मोबाइल इज बेटर देन दिस मोबाइल, तभी हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई वो मोबाइल बेटर है और हमको वो मोबाइल चाहिए, करेक्ट। तो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर होता है, उसको ढूंढने के लिए हमको कंपेयर करना होता है किसके साथ? जो सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनी है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो दूसरी कंपनी जो नॉर्मल रिटर्न दे रही है वो, उसमें प्लस या माइनस हमको रिस्क करना होता है। रिस्क किस चीज़ का? जैसे कि मार्केट में दूसरी कंपनी 100 रुपया दे रही है यील्ड, ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्ट किए हैं दूसरे कंपनी में, तो इस कंपनी से मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है वो हम कैसे पता करें? भाई दूसरी कंपनी 100 रुपया दे रही है, दोनों टायर बनाती है कंपनी, तो वो भी 100 रुपया दे रही है, तो एटलीस्ट 100 रुपया हमको मिलना चाहिए। लेकिन इस कंपनी में कुछ अलग रिस्क होगा, कुछ रिस्क हो सकता है, कुछ एडवांटेज हो सकता है, कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। तो जो डिसएडवांटेज होगा उस दूसरे कंपैरिजन के हिसाब से उसको हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेक्ट। जैसे कि उसका मान लेते हैं MRF और दूसरा टायर का नाम है, दूसरा टायर कौन है भाई? प्यूमा का टायर नहीं आता है यार, दूसरा टायर एक है, चलो W से का आता है उसका नाम, अच्छा आयशर, ठीक है। तो MRF टायर है, एक आयशर है, हम आयशर का इन्वेस्ट किए हुए हैं। MRF टायर तुमको देता है यील्ड 100 रुपया का, ठीक है। हमको आयशर टायर से क्या एक्सपेक्टेशन होगा? जो सिमिलर कंपनी जो 100 रुपया दे रही है वो, और जो इस कंपनी के लिए जो रिस्क है उसको प्लस माइनस करके। तो आयशर टायर को एटलीस्ट आयशर टायर 100 रुपया देना चाहिए, लेकिन आयशर टायर के पास एक रिस्क है जिसके वजह से वो हमको 10% कम देगी, तो 100 में से 10% कम कर देंगे तो 90 रुपया। लेकिन आयशर टायर में एक चीज़ अच्छा है कि इसका फिनेंस मैनेजर अच्छा है, तो हमको दूसरे कंपनी MRF के हिसाब से 5% का एक्स्ट्रा हमको इनकम मिल सकता है। 90 + 5 95। तो हमको आयशर से कितना एक्सपेक्टेड है? 100 - 10 + 5 95 पर शेयर का मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओके, इजी, करेक्ट। समझ में आया तुमको कि हम एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड यील्ड ऐसे निकालते हैं कि जो नॉर्मल रिटर्न है दूसरे कंपनी का वो ले लो, और अपने कंपनी जिस कंपनी का तुम निकाल रहे हो तुम एक्सपेक्टेशन, उसमें जो रिस्क है उसको माइनस करो, जो एडवांटेज उसको प्लस करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड यील्ड। और ये भी परसेंटेज में आएगा। तुमको क्वेश्चन ठीक से समझा देगा कि तुमको उसमें दिया रहेगा कि परसेंटेज में कैसे निकालना है। तो एक्सपेक्टेड यील्ड तुम निकाल देगा परसेंटेज में, एक्चुअल यील्ड कैसे निकालना है वो तुमको क्वेश्चन तुमको बता दिए हैं, वैसे निकल जाएगा। तो एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड और पेटा वैल्यू दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इजी। तो इसको लेके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है क्वेश्चन इसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 5.24। यील्ड अप्रोच ओनली क्वेश्चन, वेरी रेयर क्वेश्चन, हो सकता है सेम टू सेम आ जाए। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में तो ईजिली आ जाएगा, बहुत कुछ समझा चुके हैं। नहीं अगर आ रहा है तब याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डन। क्या एक कंपनी है सन लिमिटेड, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि उसका क्या क्या कैपिटल में आता है, लाइबिलिटी साइड कैपिटल आता है ना उसका, कि इक्विटी शेयर पर कैपिटल कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 80 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? 100 रुपया। देखो पेड अप वैल्यू दे दिया, चाहिए तुमको मिल गया। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% डिवेंचर, और रिजर्व तुमको दिया हुआ है। डन। इससे क्या क्या निकलेगा आगे देखते हैं। सन लिमिटेड अर्न करती है प्रॉफिट 32 लाख रुपया का एनुअली, ठीक है, ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्क्स आउट टू बी 35% एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सन लिमिटेड को 32 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन 32 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें हम लोग इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं किए हैं और उसमें टैक्स माइनस नहीं किए हैं। तो ये जो प्रॉफिट है कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर सीधा नहीं बोला EBIT है, लेकिन लाइन में तो बोला कि बिफोर
डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड डिवेंचर इंटरेस्ट. इजी इजी. तो दैट इज ईबीआईटी. ओके, ईबीआईटी क्यों दिया है, आगे क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा. नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%. सिमिलर कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में है उसका रिटर्न है 9.6%. क्यों दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए. ठीक है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एट लीस्ट 3 times. हम भी क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं. ये लाइन, नॉर्मल रेट ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इन 9.6% प्रोवाइडेड. बोल रहा है कि जो एमआरएफ है उसका रिटर्न 9.6% है अगर, प्रोवाइडेड कॉमा, अगर जो पैट है वो कवर करता है फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 times. ये क्या है आगे देखेंगे. कैपिटल गेटिंग रेशियो 0.75 समथिंग. Yield on share is calculated 50% of profit distributed and 5% of undistributed profit. तुमको बोले थे ना एक्चुअल यील्ड दिया होगा, वही लाइन दिया है. Yield on share is calculated at 50% profit distributed. जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 50%. जस्ट अ मिनट. सो yield on share is calculated at 50% of the profit distributed and at 5% of the undistributed profit. मतलब क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है आप. ओके, सो yield on share is calculated 50% of the profit distributed and 5% of the undistributed profit. इसका मतलब क्या होता है कि yield on share सीधा बोल रहा है. क्वेश्चन बोला, हम बोले थे ना क्वेश्चन सीधा बोलेगा कि एक्चुअल yield कितना है कंपनी का, सीधा बोलेगा. क्या बोला है, एक्चुअल yield कितना है, 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना उसका 50% ले लो, प्लस करो 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जब भी दोनों को ऐड करोगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा yield on share. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो डिविडेंड हमने दे दिया. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है जो हमने रिटेन कर लिया, दैट इज रिटेन अर्निंग्स. करेक्ट. तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ हमको कैसे निकालें और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ वो कैसे निकालें. इसीलिए तो तुमको ईबीआईटी दिया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. जब ईबीआईटी आ गया है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस इंटरेस्ट करो तो ईबीटी, माइनस टैक्स करो ईएटी. ईएटी क्या होता है, इटेश. ईएटी इटेश नहीं होता है. क्यों नहीं होता है इटेश, क्यों, क्योंकि ईएटी इज अवेलेबल टू पीएसएच एंड ईएसएच, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑल्सो एंड इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो. करेक्ट. और इटेश क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. देयरफॉर ईएटी इज नेवर इक्वल टू इटेश. ईएटी माइनस प्रेफरेंस शेयर का जो भी डिविडेंड दे रहे हो. प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना दे रहा है, 8%. 8% ऑफ व्हाट, जितना का पीएससी है, 40 लाख रुपए का पीएससी है. तो हमारा पीएसएच है कितना का, 8%. तो 8 × 4 32 का समथिंग होगा. ठीक है. तो जो भी ईएटी माइनस पीएससी कर दोगे तब तुम्हारे पास जो अमाउंट आ जाएगा उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे इटेश, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. लेकिन दिस इज जस्ट द अर्निंग विच इज अवेलेबल. इसमें से डिविडेंड कितना देंगे वो देखना है. इसमें डिविडेंड के बारे में क्या बोला है, या आगे देखो नीचे लिखा है, सन लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%. इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%. तो 8% का डिविडेंड दे रहा है. तो अभी तुम्हारे पास इटेश आ गया है, इसका 8% निकाल लो, ये तुम्हारा आ जाएगा डिविडेंड. तुम गधे हो अगर तुम ये करोगे. तो इटेश का कभी भी परसेंटेज, अगर सीधा बोला है इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%, डिविडेंड पे आउट रेशियो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं बोला है. अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो भी होता है तो वो ईपीएस का होता है. अगर याद करो जो लोग स्टार्टिंग फाउंडेशन बेसिक पढ़े थे, फाइनल्स में ही बेसिक क्या पढ़े थे, कि अगर सिर्फ डिविडेंड लिखा है तो उसको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है. डिविडेंड पर पे आउट रेशियो दिया है तो उसको ईपीएस पे करना है. और यील्ड दिया है तब तो अलग ही मार्केट प्राइस का बात हो रहा है. करेक्ट. सिर्फ यहाँ देखो डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा भाई, डिविडेंड कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे. फेस वैल्यू कितना है इसका, 80 लाख रुपए का फेस वैल्यू है. तो 80 लाख के ऊपर 8% है, ये नहीं कि इटेश का 8%. तो 80 लाख का 8% निकालोगे 64 समथिंग आएगा. वो तुम्हारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड. ईएटी देखो, ईएटी आ रहा है 6 लाख, ईएटी आ रहा है 12,60,000. ठीक है. उसमें से तुम्हारा डिविडेंड तुम दे रहे हो 6,40,000 का, बोले थे 64 समथिंग आएगा. तो ईएटी माइनस 640 करोगे तो जो अमाउंट बचेगा 6,20,000, वो तुम्हारा क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड 6,40,000 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी आ गया 6,20,000. ये दोनों का 6,40,000 का 50% और 6,20,000 का 5%, दोनों को ऐड कर दो, तुमको पता चल गया कि एक्चुअल यील्ड कितना है. एक्चुअल यील्ड कितना है,
3,91,040 रुपये का। तो एक्चुअल यील्ड तुम्हारे पास आ गया 351,040। यील्ड ऑन इक्विटी, यील्ड ऑन शेयर रेशियो, यील्ड ऑन शेयर अप्रोच जो होता है उसमें क्या लेते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप। लेकिन एक्चुअल और ये एक्सपेक्टेड दोनों परसेंटेज में होना चाहिए। तो हमारे पास 3,91,000 है, ये परसेंटेज भी तो नहीं है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी बताए थे भाई। जो भी अमाउंट एक्चुअल यील्ड है डिवाइड, जो भी यील्ड आया, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर आ गया तुम्हारे पास कितना, 3,91,000 डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है, 80 लाख का। करेक्ट करेक्ट। तुम बोलोगे रिजर्व भी तो है। अरे भाई हम तुमको बोले हैं रिजर्व, तुमको रिजर्व नहीं ना बोले, हम तुमको नेटवर्थ नहीं बोले हैं, सीधा बोले हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में रिजर्व नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, आना भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट, ओके स्टिल। तो एक्चुअल रेट आ गया तुम्हारा 3,91,000, अपन 80 लाख करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रेट का परसेंटेज कितना है, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 4.33%। तो एक्चुअल रेट का परसेंट आ गया, और तुमको चाहिए एक्सपेक्टेड रेट का परसेंटेज। पेड वैल्यू तुमको दिया हुआ है 100 रुपया, सिर्फ एक्सपेक्टेड यील्ड अब निकालना है। ईजी, वेरी इजी। एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे निकालना सिखाए थे, बहुत ईजी है। एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो उठा लो, एमआरएफ का जो यील्ड है वो ले लो। एमआरएफ का यील्ड क्यों बोले थे, क्योंकि सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, उसको उठा लो और उसके बाद प्लस माइनस कर दो रिस्क और एडवांटेज को लेकर जो तुम्हारी कंपनी दे रही है। ओके ईजी। एमआरएफ इसमें कितना दे रहा है, 9.6%। सिमिलर कंपनी 9.6% दे रहा है। कब दे रहा है, जो दो नीचे का बात लिखा हुआ है ना कि पैट आफ्टर फिक्स्ड इंटरेस्ट और कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये सब जो दिया हुआ है यही तुम्हारा रिस्क को लेके बात करेगा, एडवांटेज को लेके बात करेगा, यही तुमको प्लस माइनस करना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो मार्केट में जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कवर करती है फिक्स्ड इंटरेस्ट को और फिक्स्ड डिविडेंड को, वो 3 टाइम्स है। तुम नहीं समझ पा रहे होगे, बताते हैं कैसे याद करोगे या फिर कैसे समझोगे। ये एक रेशियो है, अगर तुमको याद नहीं होगा तो इस रेशियो का नाम क्या कहते हैं, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर। लेकिन इस रेशियो में क्या होता था कि यार रुको यार, आपको नाम बताते क्या था। इस रेशियो को कहते हैं इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। ये जो बोल रहा है ना, पैट कवर्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स, ये रेशियो का मीनिंग है। कौन सा रेशियो का, इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, पेज नंबर 5 पे। ये रेशियो ये बताता है कि जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो भी टैक्स देने का जो भी आपके पास पैसा बच रहा है, उससे आप कितना बार इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब पहले बताओ फिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है। फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब क्या, क्या डिविडेंड फिक्स देंगे? डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है भाई, समझ में आया। फिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है, लेकिन फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब होता है, तो फिक्स्ड डिविडेंड क्या होता है एक्चुअली में, फिक्स्ड डिविडेंड का मतलब होता है जो डिविडेंड फिक्स्ड है। इक्विटी शेयर के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स कभी नहीं होता है, वो कंपनी के ऊपर होता है। तो कौन सा डिविडेंड है जो फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं ना उसी को कहते हैं फिक्स डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने का जो भी प्रॉफिट है उसमें से हम कितना बार अपना फिक्स डिविडेंड और कितना बार अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं, इसी रेशियो को कहते हैं इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड का कवरेज रेशियो है कि कितना बड़ी सब कवर कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट, पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड। ओके, ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए बोल देते हैं। 100 रुपया तुम्हारे पास अगर प्रॉफिट है आफ्टर गिविंग टैक्स और इंटरेस्ट 5 रुपया का है और डिविडेंड है आपका 5 रुपये का, तो अब ये कितना बार आप दे सकते हैं 100 रुपये में से। तो 5 रुपये का फिक्स डिविडेंड है, 5 रुपये का इंटरेस्ट है, मतलब 10 रुपये देना है। मेरे पास 100 रुपये है, तो हम 10 बार ऐसा डिविडेंड और 10 बार ऐसा इंटरेस्ट दे सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वही दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि जो 9.6% है उस कंपनी का, उस कंपनी में 9.6% इसीलिए है, क्या 9.6% उसका नॉर्मल रिटर्न इसीलिए है क्योंकि वो कंपनी का जो कवरेज रेशियो है वो 3 टाइम्स है। अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर मेरा कंपनी कवरेज रेशियो दे रही है तो हमारा कंपनी के लिए एडवांटेज है, तो हम 9.6% में प्लस कर देंगे। अगर हमारे कंपनी का कवरेज रेशियो से कम है तो ये मेरा रिस्क है, तो हमको माइनस करना होगा जो हमारा एक्सपेक्टेशन होगा। एमआरएफ से एक्सपेक्टेशन 9.6% है क्योंकि उसका 3 टाइम्स कवरेज रेशियो है, हमारा कंपनी का कवरेज रेशियो सिर्फ 2 टाइम्स है, तो ये तो रिस्क है। तो हमको 9.6% नहीं मिलेगा, हमारा एक्सपेक्टेशन 9.6% तो नहीं होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन कम ही होगा क्योंकि इसमें रिस्क है।
करेक्ट। और अगर हमारा कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। इजी इजी। तो हम अपने कंपनी का निकालते हैं कवरेज रेशियो। अपने कंपनी का कवरेज रेशियो कैसे निकालें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेट इज EAT, नहीं EBT, EAT, हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT ले लेंगे। एक मिनट। तो हम अपने कंपनी का निकालते हैं क्या, इंटरेस्ट कवर, ये इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे? EAT दैट इज पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस फिक्स डिविडेंड। ओके, तो पैट दिया हुआ है, हम लोग निकाल दिए थे। हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना है? 12% डिवेंचर के ऊपर है, 12% ऑफ 64, तो इंटरेस्ट दिया हुआ है। फिक्स डिविडेंड हम लोग PSC से निकाल दिए, इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालोगे तो तुम्हारे पास 2.16 टाइम्स आएगा। तो MRF का 3 टाइम्स था, हमारा 2.16 टाइम्स है। तब तो हमारा रिस्क, तब तो ये हमारा रिस्क है, उसको 3 टाइम्स है। हमारा कवरेज रेशियो कम है, ये हमारा रिस्क है। हमारा रिस्क कितना ज़्यादा है? जो दोनों का डिफरेंस है, 3 - 2.16 करोगे तो 0.84 टाइम्स का रिस्क है हमारे पास। करेक्ट। तो 0.84 टाइम्स का रिस्क, अब हम 9.6 में सीधा 0.84 ऐड कर दें? नहीं। देखो एक नीचे लाइन दिया हुआ है, कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। कि तुमको परसेंटेज में चाहिए ना, कि तुमको परसेंटेज में निकालना है कि जैसे कि 9.6% में कितना प्लस होगा रिस्क, 9.6% में कितना माइनस करोगे परसेंटेज रिस्क, या प्लस करोगे परसेंटेज एडवांटेज। करेक्ट। तो परसेंटेज रिस्क कैसे आएगा? अभी तो 0.84 टाइम्स आया है, उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें? क्वेश्चन ही बोला है कि 1%, अगर 1% डिफरेंस है, सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1 टाइम डिफरेंस है MRF में और तुम्हारे कंपनी में, अगर 1 टाइम का डिफरेंस है, जैसे वो 3 टाइम था, अगर ये 2 टाइम आता, तो अगर 1 टाइम का डिफरेंस है तो उसको तुम लेना 1%। हमारे पास कितना टाइम का डिफरेंस है? 0.84 टाइम्स का डिफरेंस है। तो 0.84 टाइम्स को तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बोल रहा है 1 टाइम इज इक्वल टू 1%, तो 0.84 टाइम इज इक्वल टू 0.84%। करेक्ट। तो हमारा रिस्क कितना का होगा? 0.84% का। करेक्ट। रिस्क अगर है हमारे पास तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन वो कम हो जाएगा। MRF से था 9.6, तो हमारे कंपनी से कितना हो जाएगा? 9.6 माइनस 0.84, क्योंकि तो रिस्क है। अगर हमको ज़्यादा कवरेज था तो हमको एडवांटेज रहता, अगर एडवांटेज रहता तो मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ता, तो हम ऐड करते 9.6 में। ये तो रिस्क है। करेक्ट करेक्ट। फिर आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? बाहर वाला का पैसा इन कंपैरिजन टू हमारा अपना पैसा। बाहर वाला का पैसा क्या क्या होता है? बाहर वाला का पैसा होता है प्रेफरेंस शेयर का पैसा और डिवेंचर का पैसा। करेक्ट। हमारा अपना पैसा क्या होता है? इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, कि बाहर वाला का पैसा के कंपैरिजन हमारा कितना पैसा है। अगर ये रेशियो जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। करेक्ट। कवरेज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा पैसा होता तभी तो हम ज़्यादा बार इंटरेस्ट और डिविडेंड दे सकते थे। लेकिन ये जो है हमारा क्या उसको कहते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होना चाहिए। क्यों? बाहर वाले का पैसा कम होना चाहिए हमारे पास, तभी तो बेटर है। नहीं तो बेमतलब का वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई हमें पैसा दे दो। करेक्ट। MRF का कवरेज रेशियो है 0.75, इसीलिए उससे एक्सपेक्टेड है 9.6%। तो अगर हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो इससे कम होगा तो मतलब हमारे पास एडवांटेज है, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज़्यादा है, कम नहीं है, तो हमको रिस्क है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल दोगे तो तुम्हारा कैपिटल गियरिंग रेशियो आएगा 0.93। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर नीचे सबसे नीचे कि 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो में अगर 1 टाइम का डिफरेंस है तो उसको तुम लेना 2%। 1 टाइम्स अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो में है डिफरेंस तो तुम 2% उसको लेना। करेक्ट, जैसा भी लिए थे। हमारे पास कितना टाइम्स का डिफरेंस है? हमारे पास डिफरेंस है 0.93 टाइम्स का। तो अगर 1 टाइम डिफरेंस है तो 2%, तो 0.93 टाइम्स है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 2% से, तुम्हारे पास आ जाएगा 0.18। तो 0.18 तुम्हारा परसेंटेज रिस्क है। करेक्ट। हमारा कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है? 0.93, और कंपनी का कितना है? MRF का कितना? 0.75। मतलब हमारा कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो ज़्यादा है, मतलब बाहर वाले का पैसा ज़्यादा है, तो ये रिस्क है। तो जब ये रिस्क है तो हमारा एक्सपेक्टेशन और कम हो जाएगा। तो 9.6 में से पहले माइनस किए थे 0.84, और फिर से माइनस करना होगा 0.36।
तब पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा कितना एक्सपेक्टेशन है हमारी कंपनी से। तो हमारी कंपनी से एक्सपेक्टेशन होगा 10.8। अब हमारा एक्सपेक्टेशन भी 10.8 आ गया, एक्चुअल यील्ड भी निकाल दिए थे। पेड अप वैल्यू तुमको दिया हुआ कितना, 100 रुपया, 80 लाख नहीं, पेड अप वैल्यू लेना है पर शेयर लेना है तुमको, पूरा नहीं लेना है। प्लीज़ याद रखना, क्वेश्चन में भी अपने कॉपी में रेड पेन से लिखा होता है और बुक में ध्यान देने का, ठीक है। डन, आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इंटू पेड। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल था 4.39, एक्सपेक्टेड है 10.8। करेक्ट, लेकिन एक मिस्टेक है भाई। क्या मिस्टेक है? आई डिडंट अंडरस्टूड वन थिंग, इन्होंने प्लस क्यों किया है? कहाँ गया एक्सपेक्टेशन 9.6 रिस्क प्रीमियम। ओके, देखो उल्टा, हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारे पास रिस्क होगा इस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो हमारा एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में दूसरा चीज़ होता है। अगर किसी कंपनी में रिस्क है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने रिस्क की कंपनी में पैसा डाला है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन होगा कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। करेक्ट, हम उतना ऐसे नॉर्मल तरीके से सोच रहे थे, अभी लॉजिकली सोच रहे हैं। अगर कोई कंपनी में रिस्क ज़्यादा है और हमने इन्वेस्ट किया मतलब हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा ना, इसीलिए 2 बार कैपिटल गेटिंग रेशियो और कवरेज रेशियो दोनों से पता चला था कि कंपनी रिस्की है, इसीलिए हमको ऐड करना चाहिए। वो रिस्की है इसीलिए अब हम ऐड करेंगे। हम माइनस कर रहे थे अपने नॉर्मल तरीका से, लॉजिकली प्लस करना होगा, तो प्लीज़ प्लस करना, तब 10.8 आएगा। ओके, डन, क्लियर। तो उससे हो गया डन क्या, और पेड अप वैल्यू 100 रुपया, प्लीज़ 80 लाख मत लेना। डन, तो तुम्हारे पास पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि यील्ड ऑन शेयर मेथड से कैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं कोई भी शेयर का। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल यील्ड इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। प्लीज़ याद रखना उसको, इजी, वेरी इजी। एक्चुअल यील्ड कैसे निकाले, बहुत इजी था भाई। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में बोल दिया था कि यील्ड इतना परसेंटेज होता है, वो तुम ले लिया, लेकिन यील्ड तुमको दिया हुआ परसेंटेज निकाल के तुम वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू आ गया, लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल कर दिया तो एक्चुअल यील्ड आ गया। एक्सपेक्टेड यील्ड खुद तुमको बताया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ था, इजी बन गया, डन। उसके बाद यील्ड ऑन शेयर अप्रोच इजी, कंप्लीट। अब आगे वाला टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स को कैसे हम लोग वैल्यू करते हैं, दैट वी कैन हैव today itself, but it will go a bit longer. Okay, we'll have it in next lecture.